हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हम लोग क्लास 11 का पोर्शन है। हम लोग डिस्कस किए। इससे पहले हमने आपको क्या बोलते हैं कि इससे पहले हमने आपको वाटर के एक सेल में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना मिलेंगे, एक सेल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, वो उस पर डिस्कस किया था कि प्रोटीन का अमाउंट कितना परसेंटेज होता है, वाटर का कितना परसेंटेज होता है, या फिर हमने बात की थी इसके बारे में कि मतलब कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट में हमारे एक सेल में पाए जाते हैं। ये सारी डिस्कशन होने के बाद आज जो हम लोग पढ़ने आए हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे अर्थ क्रस्ट और हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं क्या वो सिमिलर हैं, क्या वही एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं वही एलिमेंट हमारे शरीर में भी है। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम लोग इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट बोले तो अर्थ के सेंटर पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उस एलिमेंट को अगर देखें तो इंसानों के शरीर में भी वही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन। जो एलिमेंट अर्थ के क्रस्ट में है वही एलिमेंट हमारे शरीर में भी है। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक चार्ट बना के दिया है जिसको हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिए, इसमें दिखाया गया कि अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, क्या है बच्चे लोगों, a comparison of elements present in non-living and living matters। लिविंग बोले तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग बोले तो अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, इधर एलिमेंट्स लिखे पड़े हैं अपने पास, और इधर हम देखते हैं। तो इधर हम जब देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इधर लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट। क्या लिखा हुआ है बच्चे लोगों, इधर ये अर्थ क्रस्ट, और इधर क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बॉडी। अगर हम सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो देखो, हाइड्रोजन 0.14% कहाँ पे है, अर्थ क्रस्ट में है। वही हाइड्रोजन हमारे शरीर में भी है 0.5% के आसपास। याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सुनिए, कार्बन। कार्बन देखिए, कार्बन आपके अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.03%। यही कार्बन हमें हमारे शरीर में कितना है, 18.5। आप इसे याद रख सकते हैं कि कार्बन हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, तो 18.5 पाया जाता है। ये बात याद रखा जा सकता है। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन 46.6% तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। 46.6% अर्थ क्रस्ट में। वही अगर इंसानों के शरीर में देखें तो 65.5 कितना 65% हमारे बॉडी में ऑक्सीजन देखने को मिलता है। अगर इस फ्लो चार्ट में जो भी याद रखना है तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, कि हमारे शरीर में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑक्सीजन। कौन सा जान, ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन को याद रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है हमारे शरीर में। क्लियर, इतनी सी बात, ठीक है। आगे अब देखते हैं हम लोग। उसके बाद जो बात आती है नाइट्रोजन की। अब देखिए, नाइट्रोजन के साथ किस्सा कहानी क्या है कि नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट पे तो है ही नहीं है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पे तो वेरी लिटिल, बहुत कम मात्रा में अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन देखने को मिलता है, पर हमारे शरीर में है कितना है, 3.3% है। अब यहाँ पे वेरी लिटिल हो जाता है तो हम इसको नाइट्रोजन को भी हमें याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनर पूछ देता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सल्फर के अमाउंट्स को देखते हैं हम लोग। सल्फर का अगर अमाउंट देखें तो 0.03% हमें सल्फर अर्थ क्रस्ट में दिखाई देगा, और वहीं पे अगर हम अपने शरीर में देखें यानी अपनी बॉडी में देखें तो 0.3% हमें अपने शरीर में दिखाई देगा, क्या, सल्फर। सोडियम की बात कर लो तो 2.8% अर्थ क्रस्ट में एंड 0.2% आपको दिखाई देगा ह्यूमन बॉडी में। कैल्शियम की बात को तो 3.6% आपके अर्थ क्रस्ट में, 1.5% हमारे शरीर में, ठीक। मैग्नीशियम की बात करूं तो 2.1 और इधर 0.1। अब याद रखने वाली बात आती है सिलिकॉन्स पे। सिलिकॉन क्या याद रखेंगे कि सिलिकॉन में जो अर्थ क्रस्ट में इसका जो परसेंटेज है वो है 27.7%। क्या है बच्चे लोगों, 27.7%। पर ये हमारे शरीर में नेग्लिजिबल है। इंसानों के शरीर में आपको सिलिकॉन ना के मतलब दिखाई नहीं देगा, या बहुत कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि कौन सा एलिमेंट है जो इंसानों के शरीर में ना के बराबर पाई जाती है।
तो उसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, उसका नाम हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि कंटेंट में ऑर्गेनिक चीजें कितना कितना परसेंट था, वो सारा फ्लो चार्ट में दिखाया। अभी मैंने आपको अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी का एकदम कंपैरिजन करके बताया, जो एनसीईआरटी में दे रखा था कि सवाल क्या बन सकते हैं वो भी बताया, क्या याद रखना है वो भी बताया, कैसे पढ़ना है ये भी बताया। चलिए अब आगे हम देखेंगे कि कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में हमारे शरीर में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मैं मान लूं कि मैं कहा कि सोडियम हमारे शरीर में है, सोडियम किस फॉर्म में है भाई, सोडियम आयन के फॉर्म में है, सोडियम एटम के फॉर्म में है, या सोडियम किसी के साथ कोई क्या बोलते हैं कि कंपाउंड बना रहा है, क्या कर रहा है, किस फॉर्म में है, इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे इस नेक्स्ट जो अपना एनसीईआरटी में जो चार्ट दे रखा है उसकी बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस अगले इस एनसीईआरटी के डाटा पे जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है। ये सामने आपके पास आके खड़ा है जिसका नाम है, अब देखो ये हमारे पास कंपोनेंट दे रखा है और इसके सिंबल्स यानी फॉर्मूला दे रखा है, जिस देखो अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में क्या क्या चीजें हैं और किस फॉर्म में है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम की। सोडियम किस फॉर्म में होगा भाई, Na+, पोटेशियम K+, और कैल्शियम में है क्या है Ca++ या फिर Ca+2 भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे Mg+2 भी बोलते हैं हम लोग। इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++, वाटर किस फॉर्म में देखने को मिलता है H2O के फॉर्म में, और कंपाउंड आपका NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। इस तरह के मॉलिक कंपाउंड हमको हमारे टिश्यू में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो यहाँ तक आपके सारे ये जो जितने भी ये वाला फ्लो चार्ट वाला था वो मैंने आपको बता दिया। और क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस के नाम पे इसके पास कुछ भी नहीं है, ये इससे सवाल ना के बराबर आने के चांसेस हैं। सवाल जो आ सकते हैं आपके पास सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो जो इससे पहले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था कि कौन सा चीज़ में कौन सा चीज़ कितना परसेंट में मौजूद है, जैसे वाटर 70 to 90%, वो वाला फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन वाला, उसमें भी ऑक्सीजन याद रखेंगे, सिलिकॉन याद रखेंगे, नाइट्रोजन याद रखेंगे, जो जो पॉइंट बताया वो याद रखेंगे, काम चल जाएगा आपका। चलिए, तो ये सारी बातें जानने के बाद आज हम लोग फिर हम लोग पढ़ेंगे मेटाबोलाइट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे हम लोग? मेटाबोलाइट्स के बारे में। चलिए आगे हम लोग अब अपना जो टॉपिक है नाम है मेटाबोलाइट्स। लगाते हैं हेडिंग, मेटाबोलाइट्स होता क्या? मेटाबोलाइट्स अपना जो हेडिंग है नाम है उसका मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स 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 कहने का मतलब क्या? मेटाबोलाइट्स कहने का मतलब सिंपल सा है बच्चे कि जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होते हैं ना, उसका जो इंटरमीडिएट बनता है या फिर एंड प्रोडक्ट, दो बातें ध्यान रखेंगे कि जब मेटाबॉलिज्म होता है, आप सबसे पहली बात आती है मेटाबॉलिज्म है क्या। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, कोई चीज बन रहा होता है, कोई चीज टूट रहा होता है। इन सभी केमिकल रिएक्शन को अगर हम कंबाइन कर दें, एक फॉर्म ले लें, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और जब ये केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इसमें बीच में इंटरमीडिएट बनता है, और उस इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स, या एंड प्रोडक्ट को मेटाबोलाइट्स कहेंगे। चलिए, अगर मैंने आपसे हेडिंग लगवा लिया तो अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग, क्या हो सकता है डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है, डेफिनेशन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट बोल दो बच्चे लोगों, या इंटरमीडिएट बोल दो। इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं कि भाई इंटरमीडिएट जो बनता है बीच में जो बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे, इंटरमीडिएट बोलते हैं, हम बोलेंगे। ठीक है, अब ये बात अगर आपने जान लिया कि इन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है ये, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, तो अब सुनिए, ये जो आपका मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, ये छोटे होते हैं, यूजुअली स्मॉल साइज होते हैं। ये यूजुअली क्या है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा यहाँ पे
कि भैया हमने जो मेटाबॉलिज्म लिखा है इसका क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने आपसे बात किया कि मेटाबॉलिज्म का मतलब कुछ नहीं होता जी, यही है कि सिंपल सा बात समझो कि हमारे शरीर में बहुत कुछ बन रहा होता है, बहुत कुछ टूट रहा होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल में टूट रहा होता है, कोई सिंपल चीज मिल के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो जो भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारे केमिकल रिएक्शंस को अगर हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं, उसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ द ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि जितने सारे केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोगों, मेटाबॉलिज्म। और जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके इंटरमीडिएट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम है मेटाबोलाइट्स। चलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल लिखता हूं मेटाबॉलिज्म का, कि द सम टोटल ऑफ the sum total of all the chemical reactions, all the chemical reactions are called metabolism। मेटाबॉलिज्म ये कहलाएगा, अपना मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अगर आपका ये क्लियर है तो आगे हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म दो तरह के होंगे, एक का नाम होगा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और दूसरे का नाम होगा सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। क्लियर? तो पहला पढ़ेंगे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफाइन करेंगे कि मेटाबोलाइट्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कितने तरह के होंगे बच्चे अपने पास मेटाबोलाइट्स? दो तरह के मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मेटाबोलाइट्स। अब देखो ये मेटाबॉलिट्स हमारे पास दो तरह का, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स। दूसरे को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक को नाम दिया प्राइमरी और दूसरे को नाम दिया सेकेंडरी। अब क्या होते हैं प्राइमरी और क्या होते हैं सेकेंडरी, उसकी बात कर लेता हूं मैं। देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसा मेटाबोलाइट्स जो ना डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और क्या कहते हैं डेवलपमेंट में। क्या कहा मैंने कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द दो मेटाबोलाइट्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ एंड आपके पास रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इन सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? चलिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी अब समझ पा रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? दोज metabolites which are directly involved those metabolites which are directly involved in normal growth, development and reproduction। समझे बात को क्या कहना चाहा मैंने? ऐसे मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसमें बच्चे लोगों? आपके मतलब नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में। जैसे ना अगर हम इसको और कह सकते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ये इसका रोल फोटोसिंथेसिस में भी होगा। और दूसरा बात करूं तो मैं इसका रोल रेस्पिरेशन में भी होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन में भी होगा। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इस सब में भी आपको रोल आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे बात करूं तो मैं प्रोटीन, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म में भी देखने को मिलेगा। प्रोटीन, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी हमें इसका रोल देखने को मिल जाएगा। मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल देखने को हमें मिल जाएगा। क्लियर? अगर इतनी सी बातें क्लियर है तो बस क्लियर है तो क्लियर है।
आइए अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ऐसे मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बच्चे, क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसमें, नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में। अगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ऐसे मेटाबोलाइट्स, और दूसरी बात इसके काम भी, इसके फंक्शन भी अभी तक ना अननोन है, अभी तक इसका फंक्शन पता नहीं चला है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस होते क्या है, एक्चुअल में होते क्यों है, ये उसकी बात कर। चलिए ये क्या होगा आपके पास कि नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये आपके किसी भी फंक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। नहीं होंगे तो क्यों है, ये तो मैंने पहले ही बताया कि साइंटिस्ट को भी अभी तक पता नहीं चला है क्यों है। फंक्शन की बात करूं तो अननोन है अभी इसका फंक्शन, ज्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में हम लोग को, फंक्शन अननोन है अभी तक, ज्यादा कुछ बयान नहीं कर सकता मैं इसके बारे में, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। चलिए तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई मेटाबोलाइट्स के बारे में, तो एनसीईआरटी में एक फिर से एक मतलब दिया हुआ है चार्ट, जिसमें हमें याद रखना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। यहाँ से हम जहां तक ऑब्जर्व कर पाते हैं, फ्रीक्वेंटली नीट के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि एक उठा के दे देंगे और पूछेंगे कौन क्या है, तो इसको हम ना एक ट्रिक के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चा सफर करते हैं इसको याद करने में, कैसे याद करें। तो आइए समझते हैं क्या है। मैंने आपको मेटाबोलाइट्स पढ़ा दिया, क्या होता है मेटाबोलाइट्स भाई, मेटाबॉलिज्म के जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उसके बीच में कोई प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, उसी को मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं भाई। प्राइमरी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा सारे कामों में, और ये क्या होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर सपोर्टिंग इन्वॉल्व रहेगा इसका, पर इसके काम तो पता है, इसके काम पता भी नहीं है कि ये करता क्या है आखिर। समझ रहे हैं बात को, तो समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जानने की कोशिश करते हैं। आइए सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जानते हैं हम लोग। मैं हेडिंग लगा लेता हूं, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कितना ड्यूरेशन हो गया लेक्चर का देख लूं मैं। चलिए तो मैं आपको ना सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनसीईआरटी से दिखा देता हूं कि कौन कौन से मेटाबोलाइट्स हैं अपने पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलिए आ जाइए, आ जा रे, तो कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो कि नहीं हो, मिला मिला मिला। चलिए अपने सामने आके खड़ा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मेटाबोलाइट्स के बाद इसको अपने नोट डाउन कर लें अपने नोट्स कॉपी में। चलिए इधर आइए, देखिए सबसे पहले समझिए कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। अब ये देखेंगे हम लोग, किसका ब्लैक कलर ले ले, क्या ब्लैक तो ऐसी दिखेगा। देखिए मैं कह रहा हूं सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स में सबसे पहले हम लोग कुछ पिगमेंट्स की बात करेंगे। पिगमेंट में दो पिगमेंट याद रखेंगे हम लोग। अब देखो ये आपके पास कैरोटीनोइड्स और दूसरा है एंथ्रोसाइनिन। ये दोनों पिगमेंट है बच्चे, कैरोटीनोइड्स एंड एंथ्रोसाइनिन। पर ये पिगमेंट क्यों है, क्या काम करता है, ये पता अभी तक ठीक से नहीं चला है। चलिए याद कैसे रखेंगे, देखिए यहां से PIG, पिग मतलब होता है जो भी होता है, पिग मतलब सुअर होता है, और पिग रहता कहाँ पे आपके पास, तो आप याद रखेंगे पिग रहता है AC में, A फॉर एंथ्रोसाइनिन और C फॉर कैरोटीन। तो यहां से आप याद रख सकते हैं पिग AC में रहता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं पिग AC में भले रहता है, ठीक है, रहता है तो रहता है, रहने दीजिए उसको। अब हम लोग बात करेंगे अल्का के बारे में, अल्केलॉइड्स के बारे में, मतलब किसकी बात करेंगे बच्चे लोग, हम लोग एल्केलॉइड्स के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर इस नाम को देखेंगे ना आपको, तो ये नाम आपके पास आ रहा है अल्का। अल्का को यहाँ पे बस मेरे पास दो ट्रिक है, सुन लीजिए, आपको जो याद हो वो याद रखिए, काम चलेगा। देखिए अल्का एक लड़की है और वो क्या लेती है, मॉर्फिन और कोकीन लेती है, ठीक है, नशेड़ी लड़की है ये अल्का। यहाँ पे जो अल्का जो है वो क्या लेती है बच्चे लोगों, मॉर्फिन ले रही है और कोडीन ले रही है, ठीक है, मॉर्फिन और कोडीन ले रही है नशे के तौर पे, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात अगर याद रखना चाहें तो अल्का एक लड़की का नाम है, तो उनको साइकिल हो रहा है, MC साइकिल से भी याद रख सकते हैं इसको कि अल्का है जिसको क्या चल रहा है, तो ये वाला चीज भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो जैसे आपको याद हो वैसे याद रखिए, पर मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है कि अल्का क्या लेती है, मॉर्फिन और कोडीन लेती है, ये नशा करती है। मॉर्फिन एक नशे का ही नाम होता है, चलिए, जो कि पेन रिलीफ के लिए दिया भी जाता है पेशेंट को। अब याद करना है हमको टर्पेनोइड्स के बारे में, बड़ा आसान है टर्पेनोइड्स। देखिए टर्पेनोइड्स में टर्पिन्स आ रहा है, देखो यहाँ पे टर्पिन्स यहाँ पे भी आएगा, टर्पिन्स आपके पास यहाँ पे भी आएगा, मोनो और डाई लगा देंगे, टर्पिन्स कहाँ पे आ जाएगा, टर्पेनोइड्स के पास। याद रखना आसान है भाई, टर्पेनोइड्स का मतलब क्या होगा कि मोनो टर्पिन्स और डाई टर्पिन्स, बड़ा इजीली याद हो जाएगा।
MD से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल मतलब अब देखिए यहाँ ऑयल की बात आ रहा है तो ऑयल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये याद रखना है कि किसमें ऑयल है आपके पास, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन का जो ग्रास है ना उसमें जो ऑयल पाया था इसको हम लोग लेमन ग्रास ऑयल के नाम से जानेंगे, क्लियर। तो ये बात याद रखेंगे। अब आती है बारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो है आपके पास टॉक्सिन। इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों। उसके बाद मैं इसको दूंगा 5 स्टार, जो कि आपके पास लेसिथिन नाम का जो चीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने इसको दिया है 5 स्टार, और इसको भी मैं स्टार दूंगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछा जाता है। चलिए आइए, सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना है टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब क्या होता है बच्चे लोगों, जहर, जहर। देखो टॉक्सिन के 2 एग्जाम्पल है, एक का नाम है एब्रिन और दूसरे का नाम है रेसिन। क्या नाम है बच्चे लोगों, एब्रिन और रेसिन। याद रखने का तरीका है, सिंपल सा तरीका है, इसको आप टार से याद रख सकते हैं, TAR, टार, टार। अगर आप लोग मूवी देखने के शौकीन हैं तो एड में आता है कि इतना टार आपके लंग्स को खराब करने के लिए, कैंसर करने के लिए काफी होता है, वही टार की बात कर रहा हूं मैं। T4 टॉक्सिन, A4 एब्रिन और R4 रेसिन। बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, TAR टार से याद रखेंगे। टार एक अलकतरे की तरह, एक मतलब टार बोल सकते हैं, अलकतरा की तरह ही होता है, तो वो आपको याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखो लेसिथिन, लैक्टिन, लैक्टिन क्या नाम है इसका बच्चे लोगों, लैक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि विच द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ लैक्टिन्स। तो इसका एग्जांपल लैक्टिन, कॉर्न का नावेलिन। क्या नाम है इसका बच्चे लोगों, कॉर्न का नावेलिन। एक ये 7 स्टार दे रहे हैं हम आपके नीट के लिए, ठीक है। नीट में अक्सर ये वाला सवाल पूछा जाता है कि कॉर्न का नावेलिन ए किसका एग्जाम्पल होता है, तो इसका एग्जाम्पल है आपके पास लैक्टिन का। याद रह जाएगा, उम्मीद है रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्रग्स की बात करूं मैं तो देखो ड्रग्स में ना 2 ड्रग्स की बात करूंगा मैं, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन, ठीक है। विनब्लास्टिन और करक्यूमिन की बात करूंगा। विनब्लास्टिन क्या होता है ये सुनिए, ठीक है। विनब्लास्टिन और करक्यूमिन, ये करक्यूमिन टर्मेरिक से यूज किया जाता है, टर्मेरिक से ऑब्टेन किया जाता है इसको, करक्यूमिन को। और इसको याद रखने का क्या तरीका है, जो ड्रग्स है ना उसको ना ये डस्टबिन में, डस्टबिन देखो बिन नहीं है, टिन लिखा हुआ है, यहाँ मिल लिखा हुआ है, बस याद रखें इन इन लगा हुआ है। डस्टबिन में IN इन आता है ना, डस्टबिन, बिन होता है BIN बिन, तो लास्ट में इन आता है, इसके भी लास्ट में इन है और इसके भी लास्ट में इन है। तो ड्रग्स को आप कहाँ डालेंगे बच्चे लोगों, ड्रग्स को डाल देंगे आप डस्टबिन में। बिन के लिए इन याद रखेंगे, लास्ट में इन आएगा, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंस की मैं बात करूं तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज, ये सब क्या है बच्चे लोगों, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे मैंने मेटाबोलाइट्स को आपको पढ़ाया, पूरा डिटेल में पढ़ाया, क्या क्या सवाल आता है वो मैंने बताया। अब हम लोग अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एमिनो एसिड्स, कैसे फॉर्म होते हैं और कितने टाइप्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं। बड़ा इजीली हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि एमिनो एसिड होते क्या हैं और दिखते कैसे हैं। क्लियर है। तो अपना लेक्चर आपका यहीं तक, अगले लेक्चर में हम लोग एमिनो एसिड को देखेंगे कि एमिनो एसिड होते क्या है। ठीक है, हेलो।